आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो एक एंट्री टेक्निक के ऊपर है। और सेकंडली जो हम इसके साथ एक और टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो एसएमटी है, मतलब स्मार्ट मनी टेक्निक। तो एंट्री मॉडल को डिस्कस करने से पहले हम एक स्मार्ट मनी टेक्निक को देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपने एंट्री मॉडल को कंप्लीट करेंगे। और जो हम आज एंट्री मॉडल को स्टडी करेंगे, जो जो चीज़ें उसके अंदर स्टडी करेंगे, वो ही आपके पास आगे एक्चुअल ही वर्किंग करेंगी। आगे आप और नई नई चीज़ें सीखेंगे और स्ट्रेटजीज को सीखेंगे, लेकिन आपकी जो एंट्री टेक्निक होगी वो यही होगी। और इसको सीखने के बाद, इसकी प्रैक्टिस करने के बाद, अगर आप इसके ऊपर भी फेल होते हैं, मतलब फेलियर आपको देखने को मिलता है, तो आपका जो इशू आ रहा होगा वो आपके अंदर अपना आ रहा होगा। मतलब कि आप उसको या तो सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होगे, या आपको उसके अंदर एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। तो क्योंकि ये मेरा अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी है, इसको मैं खुद यूज कर रहा हूँ और इसकी तकरीबन 80% एक्यूरेसी है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो चीज मैं खुद यूज कर रहा हूँ, जिसकी एक्यूरेसी मैं खुद देख रहा हूँ, तो वो आपको फेलियर दे। अगर वो फेलियर दे रही है तो कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा है। और सेकंडली, ये जो ट्रेडिंग फील्ड है, इसको तकरीबन तकरीबन आप अपने माइंड में एक साल माइंड रखें। अगर आप जो है थोड़ा फास्ट अच्छे से ज्यादा चार्ट्स को टाइम दे रहे हैं, जो कि आप लोग नहीं दे रहे, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से टाइम दे रहे हैं, तो वो आपके पास तकरीबन 6 माह आपको अपने माइंड के अंदर रखनी चाहिए। इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी मेरा ख्याल पूरे हो, तो फिर अब हम कंटिन्यू करते हैं। जो को मिस है तो वो फिर जो है रिकॉर्डिंग देख लेगा। तो अब जो है ना, हमारे पास जो एसएमटी है, स्मार्ट मनी टेक्निक है, हम सबसे पहले उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम यहाँ पे अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख लेते हैं, एसएमटी। और इसको एसएमटी डाइवर्जेंस भी कहते हैं, स्मार्ट मनी टेक्निक। तो अब इसके अंदर क्या करना होता है? इसके अंदर ना कुछ भी आपने नहीं करना, बस आपने ऑब्जर्वेशन करनी होती है। इसमें कोई आपकी कोई ज्यादा माइंडसेट नहीं होता। आपने ना दो चार्ट्स को एक दूसरे के साथ क्या करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। अब ये क्या होता है, इसमें हमारे पास फॉरेक्स के अंदर, इवन फॉरेक्स छोड़े, आप कोई भी मार्केट के अंदर चले जाना, कोई चीज आपके साथ कोरिलेटेड मिलेगी, कोई चीज आपको वहां पे इनवर्स रिलेशन के अंदर मिलेगी इस मार्केट के अंदर। आप सिंपल सी एग्जांपल लेते हो, अगर पेट्रोल है ना, पेट्रोल का जो कोरिलेशन पेयर है वो डीजल भी है। अगर पेट्रोल की प्राइसेस अप होंगी, तो आपके पास क्या होंगी, डीजल की प्राइसेस आपके पास जो है वो अप होंगी। उसके बाद अगर पेट्रोल की जो डायरेक्टली रिलेशन है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ, फेयर्स के साथ, आपकी महंगाई के साथ, उसका डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर पेट्रोल यानी फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, तो आपकी कंट्री के अंदर जो है वो आपके पास महंगाई इंक्रीज होती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्रीज किया जाता है। मतलब भाई उसका डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह आपके पास ये जो हमारी ट्रेडिंग फील्ड है, इसके अंदर भी हमारे पास जो है बहुत सारे जो करेंसीज है उनका आपस में कोरिलेशन है। अब कुछ के अंदर कोरिलेशन है जो डायरेक्ट रिलेशन के अंदर है, एक आप है दूसरी भी आप है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमारे पास आ जाती है इनवर्स रिलेशन के अंदर। इनवर्स रिलेशन के अंदर इस तरह की, मतलब एक चीज आप जा रही है, दूसरी हमारे पास नेगेटिव जाएगी, यानी डाउन जा रही होगी। तो हमारे पास जो कोरिलेटेड पेयर है, सबसे पहले आपको उनका पता होना चाहिए। कि जैसे आपको पता है कि अगर पेट्रोल के साथ डायरेक्ट रिलेशन किसका है, मतलब फेयर्स का है, उसके बाद डीजल का है, मतलब कि एक की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी की भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी ही होगी। तो इसी तरह यहाँ पे पहले आपको मैं पेयर्स के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो पेयर्स है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, आप भी साथ साथ लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप क्रिप्टो की बात करते हैं, तो क्रिप्टो के अंदर जो आपके पास है बिटकॉइन, बीटीसी का जो कोरिलेटेड पेयर है, यानी बीटीसी यूएसडीटी, बिटकॉइन का जो कोरिलेटेड पेयर है वो आपके पास है एथीरियम। अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है तो इथीरियम की प्राइस को भी ऊपर जाना है। अब यहाँ पे एक चीज है जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। जिस तरह आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब आरएसआई का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपने डाइवर्जेंस को देखा था। डाइवर्जेंस क्या होती है कि मतलब मार्केट, जो आरएसआई इंडिकेटर था वो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट के साथ चलता है। अगर मार्केट के अंदर आप लाइन चार्ट को लगा लें या आरएसआई को लगा लें तो एक ही बात है। लेकिन कुछ ऐसा टाइम, कुछ ऐसी जगह जहां पे आरएसआई कुछ किसी और जगह पे जा रहा होता है, मतलब लोअर लो फॉर्म कर रहा होता है, लो फॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जो आपके पास होती है आपकी मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रही होती है, मतलब उसके अपोजिट चल रहा होता है या उसके अंदर डिफरेंस आ रहा होता है। तो सेम हमारे पास जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होता है, हमने उसको देखना। अब जो हमारे पास सबसे पहले है क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन। बिटकॉइन अगर अपसाइड पे जा रहा है तो एथीरियम को भी अपसाइड पे जाना है। इवन ये टाइम भी जो है ये प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ लेके चल रहे होते हैं, लेकिन टाइम में थोड़ा सा गैप आ सकता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अगर बिटकॉइन ने एक हायर हाई बनाया तो एथीरियम को भी एक हायर हाई बनाना होगा। अगर बिटकॉइन एथीरियम हाई, मतलब बिटकॉइन अगर हायर हाई बना रहा है तो इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन जो है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन अगर एथीरियम आपके पास जो है वो हायर हाई नहीं बना रहा, तो समझे बिटकॉइन जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब करने जा रहा है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। क्योंकि अगर बिटकॉइन नेचुरली स्ट्रांग हो रहा होता तो उसके साथ इथीरियम को भी स्ट्रांग होना था। कोरिलेटेड पेयर है उसके साथ। इसी तरह अगर हम बात करें गोल्ड की या फॉरेक्स के अंदर आ जाए, हाँ नहीं एग्जैक्टली आप सही बात कर रहे हो। देखो सीन ये है कि आपके पास स्ट्रेटेजी, मतलब मैंने कोई अपने पास स्ट्रेटेजी को बिल्ड नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने उसके ऊपर बैक टेस्ट किया हुआ, मैंने उसके ऊपर वर्किंग की हुई है। तो वही चीज है कि जिसको मैं टेस्ट करूं, यानी एक इंसान है, आप हो, आप एक चीज के ऊपर काफी टाइम से लगे हुए हो, 1 साल से 1.5 साल से आप उसके ऊपर एफर्ट कर रहे हो, तो आपके ऊपर उसके ऊपर इतना आपके आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये
ये चीज़ जो है ये वर्क करती है, बाकी का मुझे पता नहीं है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी आप एक पकड़ लें, एक चीज़ को भी आप पकड़ लें, उसके अलावा आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट यानी कैलकुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट को आप ठीक कर लें कि कहाँ पे कितना रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रखना है अपने आप को। और सेकंडली जो मैंने आपको 6 माह का टाइम बताया कि अगर आप हार्ड वर्क करो, तो यहाँ से अब आपने बात स्टार्ट किया तो साथ में आपको बता दें, तो जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है, ये आपको लगेगा बड़ा हार्ड कि आप अभी जो है कोर्स कंप्लीट करके विद इन वीक यहाँ से आप आउट हो जाओगे। तो उसके बाद आपको अंदर ये होगा कि जी मैं तो परफेक्ट ट्रेडर हूँ, मैं सारा कुछ हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप जो सही से वर्किंग कर रहे हो तो आपको 6 माह लगेंगे, नहीं तो आपको तकरीबन तकरीबन मार्केट को 1 साल देना पड़ेगा। सिर्फ मार्केट को साल नहीं देना पड़ेगा, बल्कि मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ, आपने उसके ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट करनी है। स्टार्ट वही आप वाली आपकी बात को ही मैं एक्सप्लेन आगे करने लगा हूँ कि ये जो 6 माह या 1 साल का टेन्योर होगा, ये आपके अकॉर्डिंग होगा। अगर आप हार्ड वर्क करो तो आप 6 माह में, अगर आप स्लो करते हो तो आप 1 साल के अंदर इसको अचीव करोगे। 6 माह से साल का आपके पास टाइम होता है। अब जो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आपने एक स्ट्रेटेजी को पकड़ना है, एक स्ट्रेटेजी के ऊपर आपने अच्छी खासी ग्रिप बना लेनी है। दूसरी बात ये है कि आपने जो है जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने अंदर जो है डेवलप कर लेनी है, आपके अंदर ये लाजमी होनी चाहिए, तो देन आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जिन सर का मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंड भी किया था स्टार्टिंग में, जिनसे मैंने प्राइस एक्शन सीखा, जिनका यूट्यूब चैनल का नेम है ट्रेड रूम के नेम से। आप उनका अगर लाइव भी देखते हैं, मैंने आपको रिकमेंड किया था, देखें 3-4 लाइव्स आप लाजमी देखें वो कैसे करते हैं। अब आप अगर उनको देखें तो वो जस्ट क्या करते हैं, उन्होंने एक इंडिकेटर लगाया होता है EMA 915, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया होता है कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा के बैठे होते हैं और स्कैल्प कर रहे होते हैं। और आप उनकी ट्रेड हिस्ट्री चेक करें, सक्सेसफुल कितना है। 2017-18 में उन्होंने स्टार्ट किया था, 2020 के अंदर मैंने भी उनसे सीखा था। तो सॉरी 2021 के अंदर मैंने कोविड के बाद उनसे सीखा था प्राइस एक्शन। तो वो अभी भी लगे में वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप उनकी स्ट्रेटेजीज देखें, जो चीजें हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं, मतलब वो कैंडल्स को देख रहे होते हैं, या वो इंडिकेटर को लगा के बैठे होते हैं, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लगा के बैठे होते हैं, फिर भी प्रॉफिटेबल है। उनके पीछे उनकी चेक करना वर्किंग, उनकी वर्किंग भला क्या चीज है, वो कैलकुलेशन के ऊपर वर्क करते हैं, वो अपना कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और वो जहां पे जो कुछ कर रहे होते हैं लाइव करके दिखा रहे होते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क होता है, और जो वो कहते हैं कि जी मेरा अब इतना रिस्क, जो रिस्क था वो हो चुका है, लॉस हो चुका है, मैं क्लोज कर रहा हूँ, इससे बड़ा लॉस नहीं लेना, और बार बार री एंटर भी हो जाते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट। मतलब एक छोटी सी चीज जिसकी जिसकी ऑलरेडी एक्यूरेसी 40 to 45%, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो 40 to 45% उन चीजों की एक्यूरेसी है। जो अभी आप सीख रहे हो उनकी 60 to 65% एक्यूरेसी है। तो वो उसके ऊपर भी प्रॉफिटेबल है। तो फिर सवाल ही पता नहीं होता कि आप लोग ये सारे सीखने के बाद आप प्रॉफिटेबल हो। अब जो आपको वर्क करना है उसके ऊपर, सबसे पहले जो 6 माह या आपका साल का ड्यूरेशन है, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, आपने दो चीजों पे काम करना। एक, आपने अपने अपने करेक्टर के ऊपर जो है वो काम करना। अब जो आपके पास करेक्टर है ना आपका, उसके ऊपर आपकी ज्यादा वर्किंग होनी चाहिए। सेकंडली, आपके अंदर कोई ना कोई, या आपके सामने कुछ ना कुछ मोटिवेशन होनी चाहिए इस फील्ड के अंदर, ठीक है। आपका करेक्टर के ऊपर काम कैसे होना है और मोटिवेशन के ऊपर कैसे काम होना है, अब मैं इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो करेक्टर है ना, सबसे पहली चीज, आप ऑनेस्ट होने चाहिए। और ये आपके करेक्टर की बात है। अब इसका ट्रेडिंग के साथ क्या लिंक है, आप माइंड में सोच रहे होगे कि यार ऑनेस्ट मैं हूं या नहीं हूं, मेरा इस ट्रेडिंग के साथ क्या लिंक है। देखें, अगर आप ऑनेस्ट है तो आपके अंदर ये आपका करेक्टर बिल्ट हो रहा है। एक तो ऑनेस्टी हमारे, मतलब देखें ना, एक सिंपल सी बात है, इस्लाम आपको पता है सबसे अच्छा दीन है। अब उसके अंदर भी ये चीज क्यों बताई गई है, अब इस्लाम ने जो भी चीजें हमें सिखाई गई हैं उसका हमें, मतलब दुनिया के अंदर भी बेनिफिट है, सवाब तो है ही है, उसके अलावा जो दुनिया के अंदर भी हमें बेनिफिट है। अब ये जो ऑनेस्टी यानी सच्चाई, या आप कह लें ऑनेस्टी है, अब आप ऑनेस्ट हो, अगर आप ऑनेस्ट रहते हो, आपके करेक्टर के अंदर ऑनेस्टी आ जाती है, तो आप जो है ना, आप अपने सेटअप को भी ऑनेस्टली लेके चलोगे। आपको कभी किसी के सिग्नल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी इसके अंदर शॉर्टकट नहीं ढूंढोगे, आप अपने साथ ऑनेस्ट होगे। मतलब आपके करेक्टर के अंदर ऑनेस्टी आ गई, ऑनेस्ट हुए आप, तो आप फिर इसके इस ट्रेडिंग के साथ भी ऑनेस्ट होगे। ठीक है, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आती है कि यार ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे है फ्लांट का, मतलब कुछ भी आ जाता है, तो वो आपके अंदर जब ऑनेस्टी होगी ना, तो आपके अंदर जो नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव चीज आएगी, आप उसको खुद ब खुद ही किल कर सकोगे। तो ये आपका सबसे बड़ा करेक्टर है ऑनेस्ट का, आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है पेशेंस, कि आपके करेक्टर के अंदर इस ये चीजें होनी चाहिए, पेशेंस। आप ट्रेडिंग की फील्ड के अलावा भी अगर आप बात करें, वो इंसान, आप देखें आपको हमारा जो दीन इस्लाम है वो भी हमेशा हमें सब्र का दर्स देते हैं। तो ये भी यहाँ पे जो पेशेंस की बात कर रहा हूँ, तो ये पेशेंस भी ट्रेडिंग के अंदर बहुत जरूरी है। आपके अंदर जितना सब्र होगा आप सक्सेसफुल होगा, जितने आप अग्रेसिव हो गए उतना आप अनसक्सेसफुल हो गए। ये चीज हार्ड है थोड़ी, लेकिन आपको जो है ये ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जितना सुकून से है, जितना अपने सुकून से अपने सेटअप्स का इंतजार करोगे, सुकून सब्र से बैठे रहोगे कि यार ठीक है, ये लेवल अगर मिल गई ट्रेड तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो ये जो है ना, ये आपको सक्सेसफुल बनाएगी। तो ये पेशेंस भी आपके साथ होनी चाहिए। सेकंड, आप रियलिस्टिक होने चाहिए।
इमेजिनेशन की दुनिया के अंदर ना हो कि यार अच्छा आज मैंने $10 प्रॉफिट कर लिया, मेरे पास $100 थे, कल आपके पास मतलब $10,000 और $5,000, तो आज मैंने इतने डॉलर का प्रॉफिट किया, मल्टीप्लाई, मतलब रात को लेटे इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाए। नहीं, ये चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जो रियलिस्टिक है, जो रियलिस्टिक पॉसिबल है, वो चीजें होनी चाहिए। और सेकंडली, आपके अंदर कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके अंदर इम्पेशंस, मतलब पेशेंस आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आपके अंदर फियर, जो डर है, इसको खत्म करना है। अब ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप के अंदर जब डर इस फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा होता है, वो डर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आपको जो कुछ पे करना पड़ता है डॉलर के अंदर पे करना होता है। और जब आप इंजेक्ट करते हो तो आप हार्ड मनी पाकिस्तानी रुपीज के अंदर कमा के अर्न करते हो। आपको अगर $1,000 यानी इन करेंसी के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको 1,000 एंटर करना है, तो आपको पाकिस्तानी 2,90,000 समथिंग, यानी 290 का $1 है, तो 2,90,000 आपको पाकिस्तानी रुपीज के अंदर पे करना पड़ता है, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है आजकल के में। तो कोई हैंडसम अमाउंट नहीं है ये 3 लाख, लेकिन मैं वैसे बात करूं कि एक हैंडसम अमाउंट है। एक नॉर्मल बंदे को भी इसको अफोर्ड करने में टाइम लगता है। तो ये जो फियर होता है ना, ये इंसान को बड़ा किसी साइड पे फेंक देता है। तो इस फियर को, ये जो 6 माह का टाइम, ये साल का टाइम है, इसका जो करेक्टर वाली जो है ना, इसके अंदर आपके अंदर से आपने अपने अंदर से फियर को भी जो है वो रिमूव करना है। फियर वैसे भी नॉर्मल लाइफ के अंदर, जैसे आपको इंसान कभी किसी चीज से डर जाता है, जी बिल्ली से या ये वो चीज, तो वो फियर भी आपका जब निकलेगा, तब ही आप जो है, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट है और ट्रेडिंग के अंदर भी है। मतलब ये तो करेक्टर वाइज बातें हो रही हैं। उसके बाद आप जो है वो ना झूठ ना बोलते हो, ठीक है। झूठ बोलना जो है ना, वो सबसे बड़ा मसला है, और देखिए इस्लाम भी उसे मना करता है। और झूठ बोलते हो, आपकी अगर करेक्टर के अंदर झूठ है, मतलब आपने अगर किसी को बात करनी है, आप उससे झूठ बोलते हो, उससे फ्रॉड करते हो, उससे अगर कोई कमिटमेंट करते हो तो आप उसको धोखा देते हो। मतलब आपके अंदर बात बात पे धोखा। आजकल तो बड़ा डिजिटल नाम इन सारी चीजों को चल गया कि मतलब किसी ने ये मतलब बड़े शौक से बता रहे होते हैं कि यार मैंने उसके साथ मजाक किया, मैंने उसके साथ प्रैंक किया, अप्रैल फूल हो गया, फिल्में चला दी, ये सारा कुछ। तो ये बड़ा आजकल इसको ना, मतलब अच्छा समझा जाता है। आके बता भी रहे होते हैं कि जी मैंने फलां के साथ ये फिल्म चला दी, ये कर दिया, मैंने उसके साथ झूठ बोल दिया। मतलब झूठ की जगह पे मतलब डिफरेंट जो नेम्स, जिस तरह ये अप्रैल फूल आता है, मैंने फूल बना दिया, ये वो। तो ये जब चीज आपके अंदर आती है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप जिंदगी के अंदर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और इस फील्ड के साथ झूठ का ताल्लुक इस ट्रेडिंग के साथ क्या है, कि भाई आपको, अगर आप झूठ बोलते हो, झूठ की आदत है, तो आप कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे। आप यहाँ पे कहोगे जी मार्केट ही झूठ बोल रही है, मार्केट ने स्टॉप लॉस को हंट करना है, क्योंकि आपको पता लग गया, मैंने बता दिया कि मार्केट जो स्टॉप लॉस हंट करती है। भाई आपके बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं ना, जो मार्केट आपके आपके जो स्टॉप लॉस को हंट करना चाह रही है। भाई आपके स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है, आप रिटेलर हो, मार्केट के लिए कुछ भी नहीं है आपका स्टॉप लॉस। तो ये जो है ना, ये जो झूठ बोलने वाला बंदा होता है ना, जो हर टाइम झूठ बोलता है, वो इस तरह की बातें करता है कि यार मार्केट स्टॉप लॉस, मतलब वो अपने आप को क्या कर, अपनी गलती को एडमिट नहीं करता कि यार यहाँ पे मैं गलत हूँ, या यहाँ पे अपनी अपनी गलती को डिफाइन नहीं करता। वो क्या कहता है कि यार ठीक है, मतलब मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट करना था, तो मेरे भी उसने स्टॉप लॉस हंट कर दिया। हालांकि मार्केट को आपके $1,000 $100 उसको चाहिए नहीं, वो पता नहीं कि आपकी कोई बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड लगी हुई है, नहीं ना। तो इस वजह से ये अपने आप को जो है वो एडमिट करना शुरू करो कि यार आपकी कहीं ना कहीं पे गलती हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ये चीज बहुत जो है वो आपके लिए है। डिसिप्लिन आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी जरूरी है। आप पंक्चुअल हैं, आप टाइम पे उठते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो आप सक्सेसफुल है। अगर आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी डिसिप्लिन नहीं है, तो आप ट्रेडिंग के अंदर भी जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अब इसकी एग्जांपल भी वही आ जाती है कि आप अपने सेटअप्स को टाइम देते हैं, आप जो सेशन जो चीज डिफाइन की हुई है, भाई उसमें आपने डिसिप्लिन से काम करना है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग की फील्ड है, इसको भी डिसिप्लिन से ऐसे लेना कि जैसे आप ऑफिस के लिए जॉब पे जा रहे हो। मतलब आपने अगर जॉब पे जाना है सुबह, तो सुबह आप प्रॉपरली, अगर आपने 8 बजे पहुंचना है, तो आपकी कोशिश होती है कि आप 7:45 पे पहुंचे हो। आप उठते हो, प्रॉपर शॉवर लेते हो, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हो, मतलब सारा कुछ करने के बाद आप उसको प्रॉपरली रूल एंड रेगुलेशन को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो। इधर क्या करते हो कि आप उठे हो, आप मतलब उठे हो आके, जैसे अभी आंखें प्रॉपर ओपन हो रही हैं नहीं हो रही, आप सिस्टम पे पहुंचे होते हो। तो ये सारा कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग में भी हो ना, तो इसके अंदर भी आप प्रॉपरली जिस तरह ऑफिस के लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे भी करना है। ये आपके अंदर डिसिप्लिन बनाता है। और सेकेंडली, जो लास्ट इसके अंदर आपके पास आपको बिगिनर के लिए ना, कम से कम डे के अंदर आपको न्यूयॉर्क सेशन पूरा जो है वो आपको बैठना चाहिए। वो 3 घंटे बनते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आपके पास ट्रेड मिल रही है, नहीं बन रही, आप वहां पे कुछ ना कुछ जो कुछ सीखा है, वो आपको एटलीस्ट वहां पे बैठना चाहिए। मतलब एज अ बिगिनर के तौर पे 3-4 घंटे तो आपके लाजमी इस मार्केट के अंदर होने चाहिए। तो ये जो है ना, ये करेक्टरिस्टिक जो मैंने आपको बताया, जो आपने बात की थी, तो उसके रिलेटेड हम कहाँ से कहाँ निकल गए। तो ये चीज भी आपने, अब ये आपके पास टारगेट, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। 8-10 दिनों के बाद होप सो हमारा जो है बैच वाइंड अप हो जाना है। फिर उसके बाद हमारी तो, अगर आप लोगों को जरूरत होगी, कोई मेरे पास टाइम हुआ, तो हम एक स्पेशल क्लास निकाल के जिसके अंदर हम गपशप या क्वेश्चन को आंसर करेंगे। लेकिन एज सच प्रॉपरली क्लासेस तो वहां पे नहीं होंगी। तो चलें, आज आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपको 6 माह का मैंने टास्क दिया, जो कि मैं आपसे पूछूंगा।
कि आप इसके ऊपर कितना ज्यादा जो है वो रिलाय करते हैं और कितना ज्यादा आपने अपने अंदर जो चीजों को लेकर ये चीज जो लाई है ना झूठ, ये सर आजकल हम। सर आपने कहा कि हमें एक सेशन पे बैठना चाहिए, मतलब हम न्यूयॉर्क सेशन पे ट्रेड अगर ले रहे हैं तो हमें इससे पीछे जो लंदन का सेशन है उसका वाइंड अप हुआ उसको टारगेट करने पड़ेगा उसको, मतलब लेवल उसके ऊपर लगेंगे ना फिर हम। देखिए अब वो तो आपकी हिस्ट्री के ऊपर लगता है ना। अब आपने वीक से स्टार्ट करना है, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जो है ना, अब अगर आप स्कैल्पर हो ना तो फिर आप लंदन सेशन को टारगेट करोगे, उसकी लिक्विडिटी को टारगेट करोगे, अगर आप लिक्विडिटी बेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो। वैसे अगर आप सेशंस में, मैं इसलिए आपको बैठने का कहता हूँ कि सेशंस के अंदर मार्केट आपके पास अच्छी मूव कर रही होती है, ठीक है, अच्छा एग्रेसिव मूव मिल रहा हो तो। उसके अलावा मार्केट आपको बहुत स्लो मिलती है, तो मैं इसलिए आपको सेशन की जो है सजेशन दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप बैठे हुए हो न्यूयॉर्क के अंदर तो आप वो जो पिछले सेशन को भी टारगेट कर सकते हो, और उसके अलावा जो कुछ पढ़ते हुए आ रहे हो वो सारा कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप डेली चार्ट को अगर आप देख रहे हो तो डेली का जो है वो सेशन के साथ तो कोई इतना लिंक नहीं है ना, वो तो सेशन का तो कुछ घंटों के साथ होता है, ऑनली चार्ट के साथ होता है। तो इन सारी चीजों को आप टारगेट कर सकते हो, सिर्फ एक चीज पे नहीं रहना आपने। अच्छा चले, अब ना ये यहाँ कहाँ से कहाँ बात चली गई थी। तो ये आपको टास्क दिया है, इसको आपने करना है, अच्छे की उम्मीद है आप सबसे। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारे पास जो स्मार्ट मनी का टॉपिक था, टेक्निक थी। अब उसके अंदर हमने सबसे पहले क्रिप्टो को देखा। क्रिप्टो के अंदर जो को रिलेटेड पेयर, मतलब अगर एक ने ऊपर जाना तो दूसरे ने को भी ऊपर जाना, उसके अंदर जो हमारे पास है वो कौन सा है, वो बिटकॉइन है। ठीक है, बिटकॉइन के साथ ही एथीरियम को भी ऊपर जाना है। ठीक है, अगर एथीरियम ऊपर जा रहा है, मतलब अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो इथीरियम को भी ऊपर जाना है। अगर इथीरियम नहीं ऊपर जा रहा, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, तो समझ जाए बिटकॉइन के अंदर गड़बड़ हो रही है। तो इससे इसको समझने से पहले आपके पास जो है वो को रिलेटेड पेयर्स का आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे कुछ लिखने लगा हूं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड का जो को रिलेटेड पेयर है वो आपके पास है सिल्वर। ठीक है, गोल्ड का चार्ट जो ओपन होता है वो होता है XAU USD, और जो उसके बाद बल्कि मैं लिख ही देता हूँ XAU USD, और जो सिल्वर का है XAG USD। ठीक है, ये दो चार्ट आपके पास क्या होंगे, कोरिलेटेड होंगे। अगर एक हायर हाई बना रहा है तो दूसरा भी आपके पास क्या बनाता हुआ नजर आएगा, हायर हाई, और दूसरे को भी बनाना है। अगर सिल्वर हायर हाई नहीं बना रहा, गोल्ड बना रहा है, तो समझे गोल्ड के अंदर गड़बड़ हो रही है। ठीक है, गोल्ड जो है वो आपके पास जस्ट लिक्विडिटी हंट करने जा रहा है। और क्योंकि अगर गोल्ड स्ट्रांग हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको नेशनल एग्जांपल पेट्रोल की दी थी, अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो मार्केट के अंदर भी महंगाई होनी चाहिए, फेयर्स को भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ फेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रही, तो समझे गड़बड़ है। इसी तरह यहाँ पे ये चीज है कि अगर गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है तो सिल्वर को भी ऊपर जाना है, लेकिन अगर सिल्वर ऊपर नहीं जा रहा, गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो समझे आपके पास यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। उसके बाद अगर आप आ जाते हैं उसके अंदर फॉरेक्स के अंदर, करेंसीज के अंदर, तो आपके पास जो करेंसी में आ जाता है यूरो। यूरो USD के साथ जो को रिलेटेड पेयर है वो आपके पास आ जाता है GBP, पाउंड। इसको पाउंड है ना हमारे पास, ब्रिटिश पाउंड, तो GBP USD, ये हमारे पास को रिलेटेड पेयर है। उसके बाद यूरो NZD, GBP NZD। ठीक है, मतलब यूरो NZD के साथ GBP NZD, मतलब यूरो का जो भी कोरिलेटेड, जिसके साथ भी आप देख रहे हो यूरो AUD है कोई भी है, तो उसके साथ जो उसका कोरिलेटेड होगा वो कौन सा होगा, GBP वाला होगा। ठीक है, यूरो JPY है, GBP JPY है। ठीक है, उसके बाद यूरो AUD या GBP AUD होगा। इसी तरह यूरो USD है तो GBP USD। और अगर आप देख रहे हैं AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, अगर आप कोई पेयर देख रहे हैं तो उसका जो कोरिलेटेड पेयर है वो आपके पास न्यूजीलैंड की करेंसी, मतलब NZD USD, या AUD JPY जो भी है, तो उसके साथ NZD JPY, मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो आपके पास को रिलेटेड पेयर है वो आपके पास कौन सा आ जाता है, वो है न्यूजीलैंड का। तो ये आपके पास आ जाता है। इसी तरह ये आपके पास मल्टीपल हो जाएंगे। अब USD CAD आपके पास जो है, USD CAD, ये आपके पास जो है वो इसका है USD CHF के साथ। तो यहाँ पे ये मैं आपके पास नोट्स भी आ रहे होंगे, ये मैं लिंक में भी लगा दूंगा, आपको शेयर भी कर दूंगा। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी रीड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास एक टेक्निक है जिसके अंदर डाइवर्जेंस हमें पता लगते हैं। देखें, वन एसेट अगर हायर हाई बना रहा है तो अदर अगर लोअर हाई बना रहा है, मतलब एक हायर हाई बना रहा है दूसरा लोअर हाई बना रहा है, तो आपके पास समझ जाए कि यहाँ पे क्या होगी, ये डाइवर्जेंस। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको अगेन बताता हूँ। तो यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे पेयर्स वगैरह लिखे हुए हैं, कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं और कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको सिंपली रीड आउट कर लेना। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास हमें पेयर्स का पता लग गया फॉरेक्स के। अब अगर हम चले जाते हैं अपने इंडिसेस में, यानी यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो US 100 के साथ S&P 500, यानी US 500
का जो है वो कोरिलेटेड पेयर। डाइवर्जेंस मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। डाइवर्जेंस वैसे मैंने आरएसआई डाइवर्जेंस जब पढ़ाया था तब आपको पता होगा, लेकिन वही बात है कि आपने अगर प्रैक्टिस की होती तो आपको, जस्ट मैंने नाम ही बोला है ना डाइवर्जेंस का, तो आपको पता लग जाना चाहिए था कि डाइवर्जेंस क्या चीज होती है। मैं भी बताता हूँ। अभी जस्ट के लिए आपके पेयर्स याद रख लें। क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन के साथ एथीरियम का कोरिलेटेड पेयर है। अगर कमोडिटीज के अंदर जाते हैं तो गोल्ड का सिल्वर के साथ है, सिल्वर का गोल्ड के साथ है। अगर आप यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर जाते हैं तो यूएस 100 के साथ S&P 500 या US 500 आपके पास जो है वो कोरिलेटेड पेयर है। अगर आप फॉरेक्स करेंसीज के अंदर जाते हैं तो यूरो का जीबीपी के साथ है, ऑस्ट्रेलियन का न्यूजीलैंड के साथ है, और यूएसडी सीएडी और यूएसडी सीएचएफ का, मतलब इनका आपस में कोरिलेटेड है। ये जो पेयर ज्यादा वोलेटाइल ज्यादा यूज होते हैं वो मैंने आपके पास यहाँ पे लिख दिया। ये सारे के सारे कोरिलेटेड पेयर है कि भाई एक ऊपर जा रहा है तो दूसरे को भी आपके पास जो है ऊपर जाना है, पॉजिटिव रिलेटेड है। लेकिन हमारे पास इनके अगेंस्ट जो चलता है वो आपके पास कौन सा आ रहा होता है? डेक्सी। अगेंस्ट आप कह लें या इसको आप कह लें नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास कौन सा है? डेक्सी डॉलर। अब जिस तरह देखें ना, आप अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूरो को बाय करते हैं, यूरो यूएसडी, यूरो को आप बाय कर रहे हैं, उसके बदले आप जो है डॉलर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर को आप दे रहे हैं। इसी तरह आप अगर जीबीपी को बाय कर रहे हो तो उसके बदले आप क्या कर रहे हो? यूएसडी को सेल कर रहे हो, मतलब इनका कोरिलेटेड पेयर। अगर आप यूएसडी को बाय कर रहे हो, मतलब कि अगर आप करेंसी को खरीद रहे हो तो आपके पास दूसरी करेंसी जो उसके साथ है वो नीचे जाएगी, मतलब एक को दोगे दूसरी को लगेगा। अगर आप यूरो खरीद रहे हो तो आप उसके बदले डॉलर दे रहे हो, तो यूरो जब आप खरीदोगे तो यूरो कहाँ पे जाएगा? अप होगा, और जो डॉलर होगा वो आपके पास वीक होगा। इसी तरह अगर डॉलर आप जा रहा है, डॉलर आप खरीद रहे हो, तो आपके पास यूरो है वो क्या होगा? वीक होगा। अब जो पेयर जिनके बाद डॉलर लगता है, जिस तरह यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एक्सयू यूएसडी, बीटीसी यूएसडी, जिनके बाद लगता है, ये सारे के सारे इनवर्स रिलेशन है। मतलब कि अगर बिटकॉइन ऊपर, डॉलर नीचे, गोल्ड ऊपर, डॉलर नीचे, सिल्वर ऊपर, गोल्ड डॉलर जो है वो हमारे पास नीचे। इसी तरह ये जो हमारे पास यूएस की स्टॉक मार्केट है, इसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास इसी तरह ही है। अब जिन पेयर्स के अंदर यूएसडी पहले लग रहा होता है वो यूएसडी के साथ चलते हैं, उनका नेगेटिव जो रिलेशन नहीं है डेक्सी के साथ, उनका जो है इनवर्स रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट है। मतलब जिस तरह यूएसडी सीएडी है, अब इसका डायरेक्ट रिलेशन है, अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो यूएसडी सीएडी ऊपर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो आपके पास है उसके साथ इनवर्स रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट। मतलब सिंपल सी बात, जिसमें डॉलर पहले लगता है उसका डॉलर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जिसमें डॉलर बाद में लगता है उसका इनवर्स रिलेशन है। तो अब हम चलते हैं डाइवर्जेंस के ऊपर और कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, क्योंकि ये आपको थ्योरेटिकल ही चीज़ों को समझना होगा, तो फिर आपने उसको जाके अप्लाई करना है चार्ट्स के ऊपर। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ें ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी पार्टीशन कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास एक्स से यू यूएसडी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिल्वर एक्स से जी। मतलब यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे सिल्वर है। अब इनके मैं चार्ट्स और इनकी फॉर्मेशन आपके पास फॉर्म करने लगा। अच्छा, अब ये जो इस तरह हमारे पास गोल्ड आ गया, गोल्ड हमारे पास अगर जा रहा है अप साइड पे, एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बना रहा है, फिर लो, फिर फर्दर आपके पास क्या कर रहा है? हाई बना रहा है, मतलब प्रीवियस हाई को क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। अब सिल्वर को भी यही करना चाहिए। ठीक है, सिल्वर की अब हम चार्ट देखते हैं, चार्ट की फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे ये हमारे पास सिल्वर यहाँ पे अप जा रहा है, इसने एक हाई बनाया, फर्दर एक इसने लो बनाया, एक हाई बनाया, उसके बाद इसने एक लो बनाया, और उसके बाद यहाँ से ही ये थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है, मतलब कि नीचे आ रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके कंसोलिडेशन के अंदर चला गया। ये क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये या तो कंसोलिडेशन के अंदर होगा, ये ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं जा सकेगा कभी भी। ये आपके पास जो है वो तेजी से ऊपर नहीं जा सकेगा अगर सिल्वर हमारे पास नीचे आ रहा है। ये स्मार्ट मनी की टेक्निक आप इसको देख भी सकते हैं। तो अब ये अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे उसने क्या किया है, गौर से देखें तो ये इसने यहाँ पे क्या क्रिएट किया? प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पे चेक करें उसने क्या किया? प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, या यहाँ पे प्रीवियस हाई की सिर्फ लिक्विडिटी वगैरह ले सकता है, ये केस भी आपको देखने को मिल सकता है कि उसने सिर्फ जस्ट लिक्विडिटी ली या उसके पास से ही जो है वो नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया? गोल्ड ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो समझ जाए कि जो गोल्ड है उसके अंदर गड़बड़ चल रही है, मैनिपुलेशन चल रही है, थोड़ी देर के बाद गोल्ड गिरेगा। और ऐसे ही आपको नजर आएगा कि अगर आपको सेटअप बनाना है तो आपको दो पेयर्स इकट्ठे खोलने होंगे। अब इकट्ठे कैसे खोलने हैं? कि आपके पास जिस तरह ये मेरे पास मल्टीपल टैब्स आ रही है ना, इसी तरह आपके पास भी जो है मल्टीपल टैब्स चल रही होंगी। आपके पास एक के ऊपर गोल्ड खुला होगा, दूसरे के ऊपर आपके पास क्या खुला होगा? सिल्वर खुला होगा। अब जिस तरह आपके पास ये सिल्वर हमारे पास ओपन है, तो इस तरह आपने इसको क्या कर लेना है? आप देख लेना है। अब यहाँ पे गोल्ड को अब टाइम फ्रेम, और ये चीज याद रखें जब आपने उसको साथ कंपैरिजन में रखना है तो टाइम भी सेम हो और आपके पास ब्रोकर भी सेम हो। देखें यहाँ पे मैंने जो गोल्ड को ओपन किया हुआ है, किसके ऊपर ओपन किया हुआ है? ओंडा के ऊपर ओपन किया हुआ है, और 15 मिनट का चार्ट है। अब जो सिल्वर है इसको मैंने ओपन किया हुआ है ओंडा के ऊपर, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ? 15 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। अब स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस क्या होती है कि अगर इसने, देखिए इसने क्या किया? प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, गोल्ड ने भी क्या किया? अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। अब फर्दर इसी तरह आपके पास यहाँ पे जब आप ट्रेड लेने जा रहे हो, अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे 15 मिनट का क्या है? एक बुलिश गैप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, गोल्ड ने 15 मिनट का जो बुलिश का जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप है उसको, उसके अंदर उसने आके रिस्पेक्ट देके बुलिश अटेंशन शो करवाई है। सिल्वर को आप चेक करें कि क्या यहाँ पे 15 मिनट का बुलिश गैप है आपके पास नियरेस्ट? एग्जैक्टली यहाँ पे अगर 15 मिनट का बुलिश गैप है
तो यहाँ पे चेक करें, सिल्वर ने इसको टच किया, एग्जैक्टली देखिए सिल्वर ने भी इसको टच करके अप साइड पे की मतलब मूव किया। अब यहाँ पे जो चीज मेन आप लोगों ने देखनी होती है कि जो डाइवर्जेंस होती है, अब ये देखिए क्या ये जो हाई लगा हुआ है, क्या सिल्वर इस हाई को ब्रेक कर रहा है? क्या ये गोल्ड इस हाई को ब्रेक कर पा रहा है? अगर गोल्ड इस हाई को ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे सिल्वर भी आपके पास इस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं बनेगी। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस क्या होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जिस तरह आरएसआई डाइवर्जेंस देख रहे थे कि आरएसआई हमारे पास मार्केट के साथ चल रहा होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे आरएसआई किसी और साइड पे जा रहा है और हमारे पास जो है मार्केट किसी और साइड पे जा रही है, तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस आ जाती है। अब यहाँ पे जब सेम चल रहे हैं तो कोई डाइवर्जेंस नहीं है। जब वहां पे एक ने हायर हाई एक ने लोअर हाई बनाया, तो वहां पे समझे आपके पास गड़बड़ होगी। अब अगर आप यहाँ पे फिर वैल्यू गैप के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो है यहाँ पे इस अगर आपकी नजरें आप देख रहे हो कि यार इस लेवल के ऊपर है, यहाँ से मार्केट इस लेवल को क्या बिहेव करती है या इस लेवल को तोड़ देती है। बल्कि हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हो, गोल्ड क्या करता है कि इस बुलिश गैप को ब्रेक कर देता है। इस बुलिश गैप को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। तो अब आप यहाँ पे समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या हो चुका है? मार्केट इन्वर्टेड फेयर वैल्यू, जाहिर सी बात है एक फेयर वैल्यू गैप था, जब मार्केट ने उसको तोड़ दिया तो उसको क्या कर दिया? इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप के तौर पे मार्केट में ये आपके पास क्या करेगा? एक्ट करेगा। अब यहाँ पे इसने तोड़ तो दिया। अब आप में यहाँ पे कंफर्मेशन कई दफा आपको ऐसे लगा कि उसको तोड़ने के बाद भी मार्केट वो जो है वो किस साइड पे निकल जाती है, अप साइड पे निकल जाती है। तो उसके लिए आपको सिल्वर पे देखना है। अब सिल्वर पे आपने क्या देखना है? सिल्वर पे आपने क्या चीज देखनी है कि मेन जो सिल्वर पे आपने देखना है कि सिल्वर क्या तोड़ रहा है। मतलब सिल्वर भी अगर इसको तोड़ के नीचे आ रहा है तो समझें जो है आप यहाँ पे सेल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है गोल्ड ने क्या किया, इसको तोड़ दिया और जो है सिल्वर यहाँ पे नहीं तोड़ रहा बल्कि आता है और यहीं पे रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे घूम रहा है और यहाँ से रिवर्सल फाइंड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। कोई ऐसा आपके पास लेवल बना जहां से रिवर्सल आपको शो हो रहा है, तो समझ जाए नीचे कोई ऐसा लेवल आ गया जहां से मार्केट को वो अपसाइड पे भेज रहा है, तो समझ जाए कि आपके अंदर यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रही है, क्योंकि इसको भी फेयर वैल्यू गैप को तोड़ना चाहिए था। अगर इसको नहीं तोड़ रहा तो समझें कि मार्केट के अंदर ये जो गोल्ड है ये लिक्विडिटी लेने जा रहा है, उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि एक वीक हो रहा है दूसरा वीक नहीं हो रहा। जी जी, दोनों में एट अ टाइम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन दोनों में आपने एट अ टाइम ट्रेड लेके क्या करना है? आपने तो एक सेटअप, एक प्रॉपर सेटअप के ऊपर ट्रेड करनी है, तो वो आप एक दोनों पे भी आप कर सकते हो। आप जिस मर्जी के ऊपर एट अ टाइम जैसे मर्जी आप ट्रेड कर सकते हो, कोई मसले वाली बात है ही नहीं। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसको वीकली के ऊपर थोड़ा सा डाइवर्जेंस को समझाता हूँ, फिर हम इंशाल्लाह अपनी एंटी टेक्निक के ऊपर चलते हैं। को बड़े चार्ट को ओपन करते हैं, हम आगे वीकली चार्ट के ऊपर गोल्ड के, और वीकली चार्ट ही हम सिल्वर का भी ओपन करते हैं। और यहाँ पे पहले इसकी एनालिसिस कर लें वीकली चार्ट के ऊपर। ये वीकली एफवीजी, ये एफवीजी हमने कहाँ से लेना है? ये देखें इसमें गैप है, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक गैप लगाना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है गोल्ड हमारा किसके अंदर है? एक वीकली बुलिश गैप के अंदर हमारे पास अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर हम सिल्वर को चेक करते हैं, सिल्वर अभी हमारे पास कहाँ पे है? चीजों को रिमूव करते हैं मैं इसको, और यहाँ से जो चार्ट हमने ओपन करना है वो हम वीकली चार्ट ओपन करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अब गैप के साथ आपने ये चीज भी देखनी है, जो हम गैप चेक कर रहे हैं ना, ये हमारे पास 6 सितंबर वाला है। तो 6 सितंबर वाला गैप हमारे पास ये पड़ा हुआ। तो हम इसको मार्क करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके अंदर भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो हम इसको यहाँ से लेंगे और हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो सिल्वर है ये भी जो है वीकली जो गैप है उसके अंदर ट्रेड कर रहा है, और इसके अंदर ये भी ट्रेड कर रहा है। अब गोल्ड बेरिश कब होगा? मैं आपको एक बड़ी चीज बताने लगा। गोल्ड जब बेरिश कब होगा? जब इस वीकली गैप के नीचे क्लोज करेगा, सिल्वर भी इसके इस गैप के नीचे क्लोज करेगा। ठीक है, देन आपके पास जो होगा वो क्या होगा? गोल्ड भी हमारे पास बेरिश हो जाएगा। अदरवाइज जो है गोल्ड हमारे पास क्या रहेगा? बुलिश रहेगा। ठीक है, तो ये आप ये चीज माइंड में रखिएगा लाजमी। इसी तरह कोई भी लेवल आप देख रहे हो, तो वहां पे अगर एक लेवल की गोल्ड ने लिक्विडिटी ले लिया, सिल्वर ने भी ले लिया, तो वो वहां पे मतलब जो हम लर्निंग वाला चार्ट पढ़ रहे थे forex.com के ऊपर, शायद ये वाला था। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर मार्केट में गोल्ड आके इस लेवल की लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, इस लेवल की लिक्विडिटी लेता है, और सिल्वर भी इस लेवल की लिक्विडिटी लेके उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पास रिवर्सल देता है। ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट क्या करती है, मतलब गोल्ड यहाँ से रिवर्स होता है, और अगर सिल्वर भी यहाँ से रिवर्स होता है, ठीक है, सिल्वर भी अगर यहाँ से रिवर्स होता है, देन हम अपसाइड की ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं ट्रेड करेंगे। जो हमारे पास फेलियर हमें देखने को मिलता है ट्रेड के अंदर, वो इस वजह से मिलता है। तो ये आपके पास एसएमटी डाइवर्जेंसी, कोई इतना इसके अंदर मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस आपने एक दूसरे के साथ इसको कोरिलेट करना है। दो चार्ट को साथ साथ आपने ओपन कर लेना है, बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसी तरह US 100 के साथ US 500 को आपने ओपन कर लेना है। जी जी, बुलिश गैप के अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं। हमने ट्रेड की भी थी, मैं आपको बताता हूँ। ये जब ये नीचे आया था, मैं चार्ट को ओपन करता हूँ, होंडा वाला ओपन करता हूँ, उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। जब वीकली चार्ट में जब इसने इस लो क्वाड्रेंट के ऊपर, मतलब इस गैप के अंदर भी इसने टैप किया था, तो हमने इसके ऊपर ट्रेड की भी थी। जिस तरह हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए थे, अब ये जो सिंपल इसका एरिया ही देखिए, यहाँ पे इसने जब ट्रेड फॉर्म की थी तो हमने यहाँ पे ट्रेड की भी थी।
यहाँ पे जब इसने एमएसएस यहाँ पे अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था, और उसके बाद हमने फर्दर इसके अंदर जो है वो बाय की ट्रेड की भी थी कल भी, बल्कि मैं इसको आपको बता रहा था लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर शिफ्टिंग करके। तो आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बुलिश, अभी तक आप बुलिश, अकॉर्डिंग टू मार्केट गैप आप बुलिश हो, ओके। तो आप इसके अंदर आप साइड पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन सेंटिमेंट्स को भी लाजमी देखना है, बायस को भी लाजमी आपने माइंड के अंदर रखना है। फिर ये नहीं कि सिंपल सिर्फ एक चीज को देख के आप, क्योंकि आपको मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस चाहिए होंगे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने लर्निंग वाले चार्ट के ऊपर, और अब हम देखते हैं अपनी एंट्री टेक्निक को। अच्छा, हमारे पास जो एंट्री टेक्निक है वो सिंपल है, बेसिक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे मार्केट, अब हायर टाइम फ्रेम की बात करूं, अब टाइम फ्रेम कल मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, वही चीज है, अब उसको अगेन डिस्कस करके जो है वो टाइम वेस्ट करने, क्योंकि कल आपका जो क्वेश्चन आ गया था कि इसको हमने क्यों करना, तो वो फिर हम कल डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अब हम इसके ऊपर अगेन बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट आपके माइंड के अंदर आ चुकी है, लेकिन आपने ट्रेड यहाँ पे कैसे करनी है, आपको एंट्री सेटअप का मैं यहाँ पे बताने लगा हूं। तो अगर हम आपके एंट्री सेटअप की बात करें, कैसे होगी आपकी एंट्री सेटअप, तो सबसे पहले मार्केट के अंदर आप जब हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे मार्केट जा रही है, आप किसी भी ग्राफ के ऊपर ट्रेड ले लेते हो, मैं वैसे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये है। अब आपने ट्रेड लेनी है इस लोग, मतलब आप बुलिश हो, तो आपको जाहिर सी बात है कुछ सेल साइड लिक्विडिटी चाहिए फर्दर बाय के लिए, तो मार्केट में आप इस एरिया के ऊपर ट्रेड प्लान करोगे। अब आप हायर टाइम फ्रेम में यहाँ तक थे, ठीक है, यहाँ तक आप देख लो, जब मार्केट आपकी इस लेवल के ऊपर पहुंच गई, इस लेवल पे आ गई, तो आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, और लोअर टाइम फ्रेम को जो कल अलाइनमेंट मैंने बताई थी उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे शिफ्टिंग करके आपने स्ट्रक्चर पे आना है, मतलब उससे नीचे आपने आगे स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अब ये आपका हायर टाइम फ्रेम था, उससे आप नीचे आगे आप चले जाओगे, स्ट्रक्चर यहाँ पे उसके ऊपर मैप आउट करोगे इस एरिया पे जाके। अब जब यहाँ पे जाओगे आप छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होगे, जो आपका स्ट्रक्चर वाला टाइम है, जो कल मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चर वाले टाइम के अंदर जाके यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, स्ट्रक्चर आपका ड्रा हो गया। अब उसके बाद जब आप अपने एंट्री टाइम में जाओगे, जो आपका एंट्री का टाइम होता है जिसके अंदर आप एंटर होते हैं, तो उसके अंदर आपने एंटर होना है, ठीक है। आपने उस टाइम के अंदर आपने जैसे ही, मतलब इस लो है इसके अंदर आपने एंटर होना है, इस एंट्री के अंदर। तो आपने जो चीजें देखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर अब मैं आपको बनाने लगा हूं, बना के बताता हूँ, तो ये आपके पास जो है वो लोअर टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट होने लगे हो। अब जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, आपने यहाँ पे एमएसएस का वेट करना है, एमएसएस का, ठीक है। अब एमएसएस यहाँ पे कैसे होगा कि मार्केट यहाँ पे लगे, उसके बाद मार्केट एक और हाई लगाए यहाँ से यहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी वो मार्केट लिक्विडिटी लेती है, या यहाँ पे एक्सपोर्ट भी बनी होती है, तो मार्केट यहाँ से एक इंड्यूसमेंट लेती है जब भी लेवल पे आती है। चीज माइंड में रखिएगा, मार्केट का जब भी किसी लेवल पे आती है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लाजमी वो यहाँ पे करती होती है, मतलब मार्केट एक फेक मूव भी करती होती है। मार्केट आए, मार्केट यहाँ पे आके एक हाई लगाए, और उसके बाद फर्दर एक लो लगाए, मतलब मार्केट आई इस सर्टेन एरिया पे, अभी एंट्री के लिए आपके लिए जरूरी है, इस पॉइंट्स को आप माइंड में रखें कि मार्केट उस लेवल पे आ गया। अब आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुए, यहाँ से मार्केट उठे, एक हाई लगाए, हाई लगाने के बाद मार्केट फिर उस लो को ले, ये जो लो उसने लगाया था लिक्विडिटी के लिए, यहाँ से जब रिवर्स हुई, लिक्विडिटी लेने के बाद भी और लिक्विडिटी लेने से पहले भी, मतलब ये आपके पास ऊपर जा सकती है, गई, उसने एक हाई फॉर्म किया, हाई फॉर्म करने के बाद जब ये लो लगाया, जब मार्केट प्रीवियस जो नियर लोअर टाइम फ्रेम पे जब लिक्विडिटी ले लेती है, मतलब जिस लिक्विडिटी को उसने लिया उसको फिर फर्दर लेती है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पे अब छोटा स्ट्रक्चर आपके पास ओपन हो गया। अब वहां पे जो छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट के ऊपर उसने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्स हो गया, फिर फर्दर उसकी भी लिक्विडिटी जब मार्केट लेने आती है, तो वहां पे हमारे पास जो फॉर्म होता है टर्टल सूप होता है, हम उसको टर्टल सूप कहते हैं, कि मार्केट जब एक पॉइंट की लिक्विडिटी लेके जब रिवर्स हो जाती है, उससे ऊपर क्लोज हो जाती है, तो वो वहां पे हमारे पास क्या फॉर्म होता है, टर्टल सूप। हम अपने चार्ट के ऊपर टीएस लिखते हैं, मेरे चार्ट के ऊपर अगर कहीं पर टर्टल बना हुआ स्टिकर या टर्टल सूप टीएस लिखा हुआ आ जाए, तो उसका मतलब होता है टर्टल सूप, यानी इन शॉर्ट वर्ड के मार्केट वहां पे लिक्विडिटी क्लीन करती है। जहां पे मार्केट लिक्विडिटी क्लीन कर दे, तो आपके पास क्या हो जाता है, टर्टल सूप, मतलब एक लिक्विडिटी को अगेन मार्केट जब क्लीन कर देती है, तो आपके पास क्या हो जाता है, वहां पे फॉर्म हो जाता है टर्टल सूप। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे एक लो लगाया मार्केट ने, फर्दर उस लो को लिया, लगाया, लगाने के बाद यहाँ पे मार्केट क्या करे, आपके पास एमएसएस करे। एमएसएस कहाँ पे होगा, ये लो है, इससे इससे मतलब ये वाला पहले वाला लो है, इस लो को ब्रेक किया, ये जो स्विंग आई है इसके ऊपर जो है आपके पास एमएसएस होगा। मार्केट जब इससे ऊपर ब्रेक करेगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एमएसएस। मार्केट क्या करे, यहाँ पे आपका एमएसएस करे, देन आपकी यहाँ पे ट्रेड बनेगी। अब एमएसएस हो गया, इसके बाद आपकी क्या क्या चीज आपने देखनी, अब जिस लेग ने एमएसएस किया, ये लेग है ना, ये लेग, इसने एमएसएस किया ना, ये देखिए ये एमएसएस था, इस लेग ने जाके एमएसएस किया, इसके अंदर एफवीजी होना जरूरी है, मतलब कि इसके अंदर अगर फेयर वैल्यू गैप है, तो आप यहां से क्या करोगे, ट्रेड प्लान करोगे बाय साइड की। अगर इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, एमएसएस हो भी जाता है, तो आपकी एंट्री नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिल रही मार्केट में, आपने एंटर नहीं होना अगर फेयर वैल्यू गैप के बगैर भी मार्केट जाके एमएसएस कर देती है।
वो एमएसएस या तो आपको तंग करेगा या वो फेल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि जिस लेग ने मतलब एमएसएस किया उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। वो यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब उस लेग के नीचे नीचे जिस जो लेग करने जा रही है ना, जब एमएसएस हो गया उसके बाद नहीं, उससे पहले, मतलब ये यहाँ पे था ना एमएसएस, इससे पहले पहले यहाँ पे इस लेग के अंदर आपके पास जो है वो फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अब उस फेयर वैल्यू गैप के टैप के ऊपर मार्केट जब उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर टैप करेगी, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, बाय की ट्रेड करोगे, फर्दर आप लिक्विडिटी को टारगेट करोगे। ये आपके पास पहला एंट्री मॉडल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं भी यूज करता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने बात किया, मार्केट आए, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, आप लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, लो टाइम फ्रेम पे अगेन मार्केट लिक्विडिटी ले, और उसके बाद मार्केट क्या करे, एमएसएस करे। जिस लेग ने एमएसएस किया उस लेग के अंदर फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक आपके पास एंट्री मॉडल हो जाएगा। अब ये एंट्री मॉडल है, इसकी जो मैंने वर्किंग देखी है 60 to 65% आपके पास वर्किंग है। अब इसी मॉडल के अंदर आप एक और चीज ऐड करें तो आपकी जो एंट्री मॉडल की एक्यूरेसी है वो तकरीबन 70 to 75% तक हो जाएगी। वो कैसे, यही स्ट्रक्चर, यही सारा कुछ अगेन बनाता हूँ। मार्केट है, यही लो एंड फर्दर मार्केट हाई, मार्केट ने इस लो को लिया, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए, एक हाई लगा, मार्केट ने फिर लो लिया। अब इस लेग के अंदर पहले जो था वो जस्ट एमएसएस वाली लेग के अंदर, मतलब यहां से जो लेग उठ के एमएसएस कर रही थी, मतलब कि ये इस एरिया पे एमएसएस होना है। जो लेग इस लेग में जाके जो एमएसएस करे उसके अंदर एफवीजी हो तो वो हमारे पास था। अब इसके अंदर जो जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, इसमें सेल वाली लेग के अंदर एफवीजी होना भी जरूरी है। यहाँ पे ये जो सेल वाली लेग है जिसने लिक्विडिटी क्लीन की, इसके अंदर भी एफवीजी हो, और यहाँ से फर्दर एक लेग जाए जो आपके पास एमएसएस करे, उसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप हो। पहले सिर्फ उस लेग में जरूरी था जिसने एमएसएस किया, मतलब इस लेग ने जाके एमएसएस किया तो इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी था। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ, जिसने लिक्विडिटी भी ली, मतलब इसमें उसने लिक्विडिटी को भी लिया, तो लिक्विडिटी लेने से इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप है, और मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर दे, मतलब क्या वहां पे बन जाए, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बन जाए, आईएफजी बन जाए, देन आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, और इस लेग में बाय का एफवीजी तो मार्केट ने बनाना ही बनाना, वो शर्त है। अब जब ये बन जाए तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप से भी, और आप यहाँ से, मतलब ये पूरा का पूरा एक जोन ड्रा करके, मतलब इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप से लेके आप ये जो इन्वर्टेड से लेके अपना सिंपल फेयर वैल्यू गैप तक एक जोन ड्रा करके उस पूरे जोन से मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हो बाय के लिए। अब ये जो एंट्री मॉडल है ये आपके पास थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा एक्यूरेटली आपको जो है वो दिखाएगा। इससे भी एक अच्छा मॉडल बता दूं, इसमें इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप है, इससे भी अगर आप ऊपर वाला मॉडल देखें तो उसमें जो है बीपीआर बन जाए, मतलब ये सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट जब बाय जा रही है, एमएसएस करने जा रही है, तो उसी जगह पे उसी एरिया पे सेम मैग्नीट्यूड का मार्केट एक और बाय का फेयर वैल्यू गैप भी बन जाए, तो वहां पे क्या बन जाता है, बीपीआर बन जाता है। तो आप बीपीआर से अपनी ट्रेड को क्या कर सकते हैं, प्ले में, तो फिर उसी जोन को ड्रा करके आप ट्रेड प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आती है स्टॉप लॉस की, कि स्टॉप लॉस को कहाँ पे लगाना है। अब स्टॉप लॉस आप यहाँ पे इस जो सिंपल वाला है जिसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, उसमें आप यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस जो सबसे बेहतर होता है कि मार्केट ने जो लिक्विडिटी के लिए लो लगाया उसके नीचे रख के आप 1:2 रखें। लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर एग्रेसिव है या आपका एसएल बड़ा हो जाता है तो आप इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट में जब ये फेयर वैल्यू गैप टूट जाएगा, बाय का फेयर वैल्यू गैप था, जब मार्केट इसको आगे तोड़ देगी तो ये आईएफजी बन जाएगा, फिर मार्केट इसको फिर सेल करवाएगी। मार्केट में जब ये टूट जाएगा तो फिर ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप के तौर पे एक्ट करेगा, फिर आपका स्टॉप लॉस इधर भी पड़ा होगा तो मार्केट आपको उड़ा देगी, क्योंकि आप मार्केट के अंदर गलत हो। फिर आप अपने रिस्क टू रिवार्ड को मैनेज रखने के लिए आप अपना स्टॉप लॉस जो है फेयर वैल्यू गैप के नीचे लगा लेते हो। बेहतर तो ये है कि आपका यहाँ पे लगाओ, लेकिन अगर बड़ा आ रहा है तो आप इसके नीचे लगा दे, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट में ये जो है अगर ये फेल होता है, ये सेल का एफवीजी बन जाएगा, क्योंकि एफवीजी तो है, और ये फिर सेल फर्दर सेल करवाएगा आपको, तो फिर आपका स्टॉप लॉस इधर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, वो दोनों कंडीशन के अंदर आपका जो है वो हिट हो जाएगा। तो ये चीज है। बस इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास जो स्टॉप लॉस है वो आपने इनके रखना है यहाँ पे, ठीक है, इस जोन में ही रखना है, और इससे नीचे आपका लो से नीचे। लेकिन अगर फर्दर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है तो फिर आप यहाँ पे रख सकते हो। ये आपका एंट्री मॉडल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा था। अब ये अब जो ए ग्रेड है जिसके अंदर सिर्फ बाय साइड के जो लेग जो एमएसएस करती है उसके अंदर बाय साइड का एफवीजी होता है। जो ए प्लस प्लस एंट्री मॉडल है उसके अंदर क्या होता है, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल होता है, मतलब सेल वाली ने किया। और जो उसके बाद जो सबसे ए डबल प्लस कर ले के प्लस प्लस हो गया आपके पास, जब वो आपके पास वो आ जाएगा जो कि उसके अंदर बीपीआर आ जाता है बस, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। बाकी जो इसमें डिटेल थी वो कल मैं बता चुका हूँ, जो कल इसमें आपकी बेस मैंने कल बनवा दी थी, कल के लेक्चर के अंदर आप प्रीवियस लेक्चर को जाके देख सकते हैं, और अच्छे से आपको समझ आ जाएगी टाइम अलाइनमेंट ये वो, तो आप देखेंगे तो फिर आपकी इसके ऊपर और अच्छे से ग्रिप बन जाएगी। तो होप सो आपको चीजों की समझ आ गई होगी। अब हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं।